ओके, तो आज का सेशन अगर हम देखें तो ये हमारा न्यूमेरिकल फिजिक्स। ओके, तो हमने जैसे आपको बताया कि न्यूमेरिकल फिजिक्स रेलवे की एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, जबकि जनरल फिजिक्स यानी थ्योरेटिकल पेपर्स आपको इंडिया के हर एग्जाम, जैसे एसएससी की बात करें, एसएससी जेई, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, या फिर स्टेट के एग्जाम बीएचपीएससी, या बहुत सारे एग्जामों में आपको जनरल फिजिक्स देखने को मिलेगा, जिसमें थ्योरेटिकल और थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल टाइप के, एकदम एक एक वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल जो है फिजिक्स, ये साइंस के अंदर जो पार्ट हिस्सा है, रेलवे के चाहे किसी भी एग्जाम में जाते हैं, चाहे आप रेलवे जेई जाते हैं या फिर एएलपी आते हैं, टेक्नीशियन जाते हैं, ग्रुप डी जाते हैं, एनटीपीसी जाते हैं, इसके अंदर जो भी टेक्नीशियन जो भी साइंस के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें अच्छा खासा वेटेज न्यूमेरिकल फिजिक्स का होता है। अगर 10 क्वेश्चन है लेट्स एग्जांपल, तो आप ये देखना कि फिजिक्स के अंदर 4 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल का मिलेगा, 6 क्वेश्चन थ्योरी का मिलेगा। इस तरीके का रेशियो बटा होता है रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर। तो आज हम न्यूमेरिकल फिजिक्स की चर्चा करने वाले हैं। ओके, चलिए ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करूंगा न्यूमेरिकल फिजिक्स को लेके। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा आपसे, तो हमने आपको बोला था, आपको अगर ध्यान हो तो मैं शुरू से ही आपको लेके चला हूं साइंस यानी फिजिक्स, क्योंकि शुरुआत है जब इस अब न्यूमेरिकल की, तो हम उसको हर चीज में बताऊंगा। पहले आपको मैंने करवाया था फिजिक्स, है ना। फिजिक्स जब करवाया तो मैं आपको बोला कि ये 2 हिस्सों में बटेंगे। एक कराएंगे जनरल फिजिक्स, जिसमें थ्योरी होगा, जिसमें वाला क्या होंगे, आपके थ्योरी होंगे, और इसको हमने कवर अप कर लिया, है ना। जनरल फिजिक्स में जितने 8 से 9 चैप्टर थे उसको हमने कवर कर लिया। और अब अपने को बांटना था किसमें, न्यूमेरिकल फिजिक्स। तो अब हम करेंगे न्यूमेरिकल फिजिक्स। ओके, अब जब बात आती है न्यूमेरिकल फिजिक्स, तो ऐसे फिजिक्स कहां कहां देखने को मिलते हैं। तो न्यूमेरिकल फिजिक्स खासकर रेलवे के एग्जाम में, या फिर एनडीए वगैरह कोई बच्चा देता हो, तो आपको वहां पर न्यूमेरिकल फिजिक्स देखने को मिलता है। अदरवाइज आपको हर जगह जनरल फिजिक्स यानी थ्योरेटिकल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं, अब ये थ्योरेटिकल वाला किसको किसको पढ़ना है, ये सबको पढ़ना है, चाहे आप रेलवे की एग्जाम देते हो, या एसएससी की देते हो, सीजीएल की देते हो, सीएचएल की देते हो, ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे एसएससी जेई दे रहे हो, सीजीएल कोई बालक देता है, सीएचएसएल देता है, या फिर स्टेट के जेई एग्जाम देते हैं, जैसे बीएसपीएच, सीएलजेई आप लोग देते हैं, एएलपी देते हैं, टेक्नीशियन देते हैं, ग्रुप डी देते हैं, एनटीपीसी देते हैं, है ना, यूपीपीसीएल जेई देते हैं, वहां भी आपको ये करना पड़ेगा, है ना। अगर आप यूपीपीसीएल जेई का एग्जाम देते हैं, डीएमआरसी देते हैं, तो जहां जहां साइंस पूछा जाता है हर जगह आपको जनरल फिजिक्स देखने को मिलेगा। एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, ओके, है ना। जैसे आपका आरपीएफ, है ना, आरआरबी, जेई, हर जगह आपको ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। थ्योरेटिकल ये हर जगह जरूरी है, ये हर जगह जरूरी है। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल फिजिक्स के पास आ जाएंगे बालक, तो न्यूमेरिकल फिजिक्स आपको सिर्फ रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेलवे एग्जाम के अंदर ये पूछे जाते हैं मोस्टली, है ना, यही में, और कहीं न्यूमेरिकल आपको नहीं दिखेगा। रेलवे एग्जाम की बात करें तो जैसे जेई, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ये नॉन टेक्निकल पोस्ट है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, या फिर आप बात कर सकते हो एनडीए। आप एनडीए की भी तैयारी कोई बालक करता है तो उसमें भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो इसी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नाउ न्यूमेरिकल फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना होगा, अब हमारे लिए टारगेट रहेगा, तो ये हमने कवर अप कर लिए है ना। इसमें बस एक इंपॉर्टेंट
इन्वेंटर वगैरह अपन टॉपिक इसमें कवर करेंगे, यहां तक पूरा हो जाएगा। 8 से 9 चैप्टर में हम इनको जनरल फिजिक्स में आपको कवर कर दिया आपने। ओके नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें कौन कौन से चैप्टर होते हैं, अगर मैं बात करूं ना बालक, तो यहाँ कितने चैप्टर से न्यूमेरिकल फिजिक्स पूछा जाता है, यहाँ के कितने चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे। ओके तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो चुनिंदा कुछ चैप्टर है जहां से आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। जैसे इन चैप्टरों के नाम अगर मैं बोलूं तो सबसे पहले मैं इसमें लेता हूं मैकेनिक्स, जो कि बहुत ज्यादा यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत बड़ा चैप्टर है ये। इसको हिंदी में बोलते हैं यांत्रिकी, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, यांत्रिकी। इसी को क्या बोलते हैं बालक, हिंदी में यांत्रिकी। दूसरा चैप्टर होगा वेव एंड साउंड। सबका हिंदी लिखा रखा हूं तो अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं, तरंग तथा ध्वनि है ना, तरंग तथा ध्वनि, तरंग तथा ध्वनि। ओके चलिए नेक्स्ट अगर बात करूं तो थर्ड वन पॉइंट है ऑप्टिक्स। यहां से भी पोस्ट प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, जिसको आप लोग लाइट भी बोल रहे हैं, प्रकाश। थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लिया हमने है ना, यहां से प्रकाश। ओके नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे तो अपन टॉपिक देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से भी खूब न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, विद्युतिकी है ना, यहां से भी खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मुख्यतः यही चैप्टर है जहां से आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है रेलवे के एग्जाम में। तो यहाँ पे दमदार एफर्ट्स के साथ इसको कवर कर लेना है, क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूं, अगर 10 प्रश्न ऑन एग्जाम्पल रखिए कि 10 प्रश्न किसी एग्जाम में अगर पूछ रहा है तो आप लगभग 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल में देखेंगे है ना, न्यूमेरिकल के तौर पे, और 6 क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल देखना। हो सकता है कि 5 न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल जाए। ओके ऐसा वेटेज रखता है रेलवे के एग्जाम में, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से फिजिक्स को हम, अब हमारा जो पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है, दिस इज न्यूमेरिकल फिजिक्स। ये ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, इसको ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। क्लियर। और भी जितने एग्जाम है सब में जनरल फिजिक्स पे। आप आईएएस की, बीपीएससी की बात करें, इससे ज्यादा आप सिलेबस नहीं पढ़ेंगे। बीपीएससी अगर आप बात करें, बीपीएससी के अंदर जो पेपर होता है ना, इवन यूपीएससी की जो तैयारी होती है ना आईएएस की, वो भी इसी के अंदर आ गया, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना वहां पे। ओके चलिए नाउ अब ये न्यूमेरिकल फिजिक्स है जो रेलवे में पढ़ना है, अब इसकी स्टार्टअप करनी होगी। चलिए क्लियर। तो सबसे पहला चैप्टर हम उठाएंगे मैकेनिक्स, क्योंकि यही सबसे टफेस्ट चैप्टर होता है और इसी को सबसे पहले उठाएंगे, दिस इज मैकेनिक्स। ओके चलिए तो हमारा पहला चैप्टर में आ गया मैकेनिक्स, और यहीं से शुरुआत होगी न्यूमेरिकल फिजिक्स की, यहीं से हमारी शुरुआत हो जाएगी बालक न्यूमेरिकल फिजिक्स की। तो चलिए बी रेडी, हम लोग रेडी हैं इसके लिए। ओके चलिए, सो वी आर रेडी नाउ, ईच एंड एवरी, हेलो चलिए वी आर रेडी नाउ। एक बार पानी पी लिया जाए। तो इसी तरीके से आपको हर चीजों को प्रॉपर वे में पढ़ना है। ओके अब मैं बात करता हूं, अगर आपने शुरू से देखा होगा कि हमने फिजिक्स के अंदर यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट किया था, थ्योरेटिकल पार्ट, उसके बाद मैकेनिक्स था जिसमें हमने आपको न्यूटन्स लॉ, उसके बाद आपको यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, कैपिटल जी, स्मॉल जी, लिफ्ट के थ्योरेटिकल पार्ट्स या वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें मैकेनिक्स हमने देखा। लेकिन न्यूमेरिकल हिस्सा चूंकि वहां पे हमने टच नहीं किया, क्योंकि अगर उन पार्ट्स को आपको किसी और एग्जाम के लिए करना है तो न्यूमेरिकल नहीं टच करा। अब हम मैकेनिक्स वाले चैप्टर पे जाएंगे
और वहां से जो हमारे लिए महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स फॉर्मूला के लिए बनेंगे उन सभी चीजों को पहले कलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें फॉर्मूला, मैकेनिक्स में सबसे ज्यादा फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। ओके चल, सो अगर मैं बात करूं यहां पर मैकेनिक्स में, तो सबसे पहले आप नंबरिंग करते जाओ और एक एक चीज को मैं वहां पे बताता जाऊंगा। ओके, अगर मैं बात करूं नंबर 1, तो नंबर 1 में आपको आता है स्पीड फॉर्मूला, क्योंकि यही सारे फॉर्मूला मैं एक बार कलेक्ट कर देता हूं और हर चीज का मीनिंग डिफाइन कर दूंगा कि ये फॉर्मूला कहां लगता है, किस लिए लगता है, किसकी क्या वैल्यू है, और वैसे किसी भी प्रश्न में हम लगाएंगे उन सारे फॉर्मूलाज को। ओके, सो स्पीड की बात करें, यानी चाल की अगर बात करें तो ये है दूरी बटा समय, ये है दूरी बटा समय, यानी डिस्टेंस बटा टाइम। सबको कलेक्ट करेंगे, है ना, एक एक चीज को। आप कोई चीज ऐसा नहीं लेगा जो चीज आप नहीं जानोगे, और इतने ही फॉर्मूला सारा क्वेश्चन बनेगा, लेकिन फॉर्मूला का कलेक्शंस बहुत ज्यादा होंगे। मैकेनिक्स में बहुत ज्यादा फॉर्मूला आपको मिलेंगे। ओके, नाउ वेलोसिटी यानी वेग, तो आप बोलेंगे विस्थापन बटा समय, यानी इंग्लिश में अगर बोला जाए डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। और दूरी विस्थापन को, हर चीज को थ्योरेटिकली पार्ट में मैं समझा रखा हूं, यानी विस्थापन क्या है, दूरी क्या है, वेलोसिटी क्या है, ये आपने पहले देख लिया, हमने ऑलरेडी इसके बारे में यूनिट एंड मेजरमेंट में भी इसकी चर्चा किया था। ओके, नाउ तीसरा टर्मिनोलॉजी है एक्सेलरेशन, जिसको हिंदी में त्वरण बोलते हैं। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, त्वरण। अब त्वरण की अगर बात करें तो यहां पे फॉर्मूला होता है v माइनस यू बटा टी, v माइनस यू बटा टी, है ना। इसी को स्मॉल में स्मॉल ए से भी नोट करते हैं, क्या करते हैं, स्मॉल ए से भी नोट करते हैं। तो आइए बालक, अगर इसको आपको मेंशन करना है v माइनस यू बटा टी, अब एक एक चीज को, ये क्या है आपको जानना होगा, ये क्या है और ये क्या है। तो एक्सेलरेशन बराबर होता है आपका अंतिम गति माइनस प्रारंभिक गति बटा उसका समय, यानी अब कैपिटल V क्या है, अब आपको V के बारे में जानकारी होना चाहिए, U के बारे में जानकारी होना चाहिए, T के बारे में जानकारी होना चाहिए, A के बारे में, हर चीजों को हम प्रॉपर वे में बताएंगे और न्यूमेरिकल इतना आसानी से बनता चला जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे V का, तो इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग, अंतिम वेग, इसको क्या बोलेंगे, अंतिम में। यू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग। ओके, प्रारंभिक वेग, टी समय, और ए एक्सेलरेशन। ओके, आई होप सो सभी वालों को क्लियर होगा, है ना। थोड़ा सा वहां कट रहा है, थोड़ा सा कट रहा है, आई होप सो। चलिए अब आ जाएगा, है ना, अब आपको आ जाएगा प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, है ना। अगर नहीं दिख रहा है किसी भी बालक को तो अपने पास उसके भी उपाय हैं, थोड़ा छोटा कर देना है। अंतिम वेग
प्रारंभिक वेग, है ना। चल, क्लियर, यहां तक क्लियर। नौ, अभी बहुत सारे फॉर्मूला के संग्रह आपको मिलेंगे और उन सभी चीजों की अपन चर्चा करेंगे। आपने पढ़ा होगा S बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, V बराबर, है ना, तो ये सारे S बराबर, तो ये सारे फॉर्मूला का संग्रह आज हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, फोर्थ, आपने फॉर्मूला देखा होगा क्षैतिज दिशा में, है ना, क्षैतिज दिशा में, यानी अर्थ के सतह से किसी क्षैतिज दिशा में आप चलेंगे, हॉरिजेंटली अगर चलते हैं तब, हालांकि जब वही बात करेंगे ऊपर फेंकने का नीचे फेंकने का तो कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी बदलता जाएगा। तो आप कह सकते हो क्षैतिज दिशा में किसी का मूवमेंट या गति के लिए आपको डिफिनेशन या आपको फॉर्मूला की जरूरत होगी। तो आइए हम यहाँ पर टर्मिनोलॉजी लेते हैं। वेलोसिटी v बराबर आप क्या बोलेंगे, जब कोई वस्तु क्या हो, समतल सतह पर गतिमान हो, जब कोई वस्तु क्या हो, समतल सतह पर हॉरिजेंटली हो, आपको टर्मिनोलॉजी यहां पे मैं दूंगा, ए बॉडी मूवमेंट हॉरिजेंटली, यानी इसका मतलब हुआ जब कोई वस्तु पृथ्वी के सतह पर गतिमान हो, जब कोई वस्तु क्या हो, पृथ्वी के सतह पर क्या हो, गतिमान हो, हॉरिजेंटली मतलब क्षैतिज, हॉरिजेंटली मतलब क्षैतिज, हॉरिजेंटली ऊपर लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्षैतिज लिख देता। एक होता वर्टिकली, एक होता हॉरिजेंटली, क्लियर। अब आइए यहां पर, अब जब ऐसा मूवमेंट किसी चीज का हो, यानी कोई वस्तु की गति कुछ इस प्रकार हो, ओके, है ना। चलिए एक एक चीज को बहुत बारीकी से करिए, बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है, हम बेसिक कराते हुए न्यूमेरिकल पे ले जाएंगे, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कराने से आप लोग परेशानी में हो जाओगे। ओके, सो अब यहां पर बात कर रहा हूं, जब कोई मूवमेंट पे हो तो एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, इसके बारे में आप लोग शुरू से अवेयर हो, v बराबर एक फॉर्मूला होता है u प्लस AT, फॉर्मूला आई होप सो सभी बालक को पता हो, हर बालक को ये फॉर्मूला पता होगा। पहला फॉर्मूला इस कैटेगरी का है v बराबर u प्लस AT, v बराबर u प्लस AT, जहां पर v क्या है, आपका अंतिम वेग, ये प्रारंभिक वेग, और ये एक्सेलरेशन, और ये लगा हुआ समय, उस दौरान लगा हुआ समय। ओके, सो इसमें इस कैटेगरी में कई फॉर्मूले आते हैं, इसको नंबर देता हूं मैं 1। दूसरा आपने फॉर्मूला फिर देखा होगा, और इस फॉर्मूला के लिए आपने फॉर्मूला देखा होगा बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, आपने ऐसा फॉर्मूला भी देखा, आपने एक ऐसा फॉर्मूला भी देखा होगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। एक गतिमान वस्तु के लिए ये सारे फॉर्मूले लगते हैं, एक गतिमान वस्तु के लिए ये सारे फॉर्मूले लगते हैं, क्लियर। नेक्स्ट, एक और फॉर्मूला आपने कभी देखा होगा, इस फॉर्मूला को मैं सी पॉइंट देता हूं, ये फॉर्मूला है एस बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, एस बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, एस बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखा है कि नहीं, हर बच्चों ने देखा है,
हर बच्चों को इसकी जानकारी होगी। ओके, हर बच्चों को इसकी जानकारी होगी। अब हम इन फॉर्मूला को लेंगे। अब यही फॉर्मूला में जब किसी वस्तु को हम बोलते हैं ना कि ऊपर फेंक रहे हैं, है ना, जब कोई नीचे आ रहा, ऐसी अगर बात करते हैं तब क्या होता है। तो बालक यहां पर वहां पर जब ऊपर और नीचे की बात करते हैं तो जो यहाँ एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टली हम लोग अर्थ पे बात करते हैं एक्सेलरेशन ए की, वहां पे जी लग जाता है। आपको पता है जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में हमने आपको बताया था। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी ए जी के बारे में, गिरता है तो आपका प्लस और भेजेंगे तो माइनस, क्योंकि यह अपोज करके जाएगा। ओके, इन सब की चर्चा हो रखी है। तो आज हम बात करते हैं। अब यहाँ पे बताइए, क्या v के बारे में आप जानते हैं कि नहीं? बिल्कुल फाइनल वेग है। और u के बारे में जानते हैं कि नहीं? बिल्कुल प्रारंभिक वेग है। a क्या है? एक्सेलरेशन t। यहां से आप यहाँ की बार v आप जान रहे हैं, u जान रहे हैं, 2as। यहाँ पे एक चीज नहीं जान रहे, दैट इज s। आप s जो है, ये s है विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट। ओके, नौ। और क्या है नेक्स्ट? s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यहां पर तीनों फॉर्मूला आपके सामने हैं और तीनों का आप इस्तेमाल बड़ी फ्रिक्वेंट कर सकते हैं। तीनों का इस्तेमाल आप बड़ा फ्रिक्वेंट कर सकते हैं। ओके, किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके, कोई समस्या हो तो बताते जाइए। अब यहां पर मैं बताऊं, किसी वस्तु का अंतिम वेग प्रारंभिक वेग की बात करें, कोई वस्तु जो है या कोई गाड़ी है, वो शुरुआत में उसकी गति u है। शुरुआत में उसकी गति क्या है? u। लगातार वो एक्सेलरेट करता गया। क्या किया गया? ये ए एक्सेलरेशन से मूव करता है। मतलब वो कांस्टेंट स्पीड से नहीं चला। अगर कांस्टेंट स्पीड से चलेगा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। आपको पता होना चाहिए, अगर आप गाड़ी को कांस्टेंट स्पीड से बाइक को ही लेके जाओगे तो वो एक्सेलरेट करेगा नहीं। अगर कांस्टेंट 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आप चल ही रहे हो, फिक्स कर दिए हो, तो एक्सेलरेशन आ ही नहीं रहा, तो वहां पर त्वरण 0 हो जाता है। तो फिर आपका फाइनल और या शुरुआत सब एक ही हो गया। ओके, सो जब एक्सेलेरेट करेंगे यानी एक्सेलेरेशन देंगे तो आपका गति बढ़ता चला जाएगा। गति क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। और तब जो आप पहुंचोगे तब उसको बोलते हैं फाइनल वेग। तब वहां पे क्या मिलेगा आपको? फाइनल वेग। तो एक बात का ध्यान रखिए, जब आप शुरुआत में मान लो कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से शुरुआत किया आपने, उसके बाद लगातार एक्सेलरेशन दे रहे हो, एक्सेलरेशन दे रहे हो, एक्सेलरेशन के कारण अब गति इसकी बहुत बढ़ती चली जाएगी। यानी शुरुआती वेग और लास्ट वाला वेग में अंतर हो जाएगा। अच्छा, इन दौरान लगा समय भी होगा। आपको यहां से यहां तक जाने में टाइम भी लगेगा, टाइम भी लगेगा। तो एक v पोजीशन को बताता है, एक u। ओके, सो इस तरीके से चीजों को आप देख रहे हो, जहां पर विस्थापन डिस्प्लेसमेंट जो है यहां से यहां तक एक स्ट्रेट लाइन को देखा जाएगा। चाहे आप टर्न कितने भी लेते हो, s जब भी कंसीडर होगा, ये मिनिमम डिस्टेंस कंसीडर होगा, फ्लाइट डिस्टेंस कंसीडर होगा, शॉर्टेस्ट पाथ कंसीडर होता है s के लिए। s दूरी नहीं है, ध्यान रखना, ये क्या है? विस्थापन है, ये दूरी नहीं है। कोई दूरी मत समझ लेना इसको, ठीक है। चलिए, तो ये तो हुआ इसके लिए फॉर्मूला। मुझे लगता है अब आप लोग आराम से इसको लगा लेंगे, बस न्यूमेरिकल करेंगे तो इस पे भी काम हो जाएगा। तो ये रहा कौन सी स्थिति? जब हॉरिजॉन्टली अर्थ पर चलते हैं। अब ऐसी स्थिति लगाते हैं जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकेंगे, है ना, क्योंकि इस पे भी खूब प्रश्न बनते हैं रेलवे में। और जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंकेंगे तब की स्थिति क्या बनती है? आइए नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट अपन स्टार्ट करेंगे। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है? जब किसी वस्तु को पृथ्वी के सतह से ऊपर की ओर फेंका जाता है, जब किसी वस्तु को जब किसी वस्तु को जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से
ऊपर फेंका जाता है ना। जब किसी वस्तु को क्या करते हैं, पृथ्वी के सतह से ऊपर फेंकते हैं। व्हेन अ बॉडी मूव अपवर्ड फ्रॉम अर्थ सरफेस, फ्रॉम अर्थ सरफेस, जब किसी वस्तु को पृथ्वी के सतह से ऊपर फेंका जाता है तब की स्थिति होती क्या है। अब मैं यहां बात करता हूं आपसे, ये मान लो कि अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, ठीक। अब जब किसी वस्तु को आप इसके सतह से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो कोई ऑब्जेक्ट है जो ऊपर फेंका गया, कोई ऑब्जेक्ट है जो क्या किया गया, ऊपर फेंका गया। मान लो इसका मास m, इसका मास क्या है, m है, और ये आपका अर्थ है। जब आप ऊपर की ओर किसी चीज को भेजते हो, ऐसी स्थिति में जो एक्सेलरेशन होता है वो g में बदल जाता है। अर्थ में हम एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टली बात करते हैं, जब ऊपर कोई वस्तु जाता हो और नीचे आता हो तो g की बात होती है, वही एक्सेलरेशन गुरुत्वीय त्वरण में बदल जाता है, यानी g की बात करते हैं। लेकिन एक बात और हमने देखा कि जब कोई वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जाए तो आपको g कैसे लगता है, माइनस। लेकिन जब वही कोई चीज वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर छोड़ा जाता है तो g क्या लगाते हैं, प्लस। क्लियर। तो यहां पर g क्या लेते हैं, हमेशा माइनस। ओके, बस इतनी सी बात है। चलिए अब यहीं पर अब चलते हैं फॉर्मूला। अब इसी को लगाइए, कोई वस्तु ऊपर की ओर भेजेंगे v बराबर u प्लस at को, जब आप फॉर्मूला को इसमें शामिल करेंगे तो एक एक फॉर्मूला को किस तरीके से आप लिखेंगे। एक वहां पे फॉर्मूला था v बराबर u प्लस at, क्या था, u प्लस at, है ना। लेकिन अब क्या करेंगे हम, v बराबर u माइनस एक जगह g लगा देंगे और t। क्लियर है, इस तरीके से हम फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। ओके, यानी जो हम अब तक a इस्तेमाल कर रहे थे हॉरिजॉन्टली, जो अपन यहां पर बालक a इस्तेमाल कर रहे थे, अब इसी a के जगह पे हम यहां यूज कर रहे हैं माइनस जी। क्या यूज करते हैं, माइनस जी। तो फॉर्मूला बदलता जाएगा कि नहीं। तो आइए इस फॉर्मूला को लिखते चले जाते हैं, इस फॉर्मूला को लिखते चले जाते हैं, v बराबर u माइनस जी टी। किसी बालक को कोई फॉर्मूला में समस्या नहीं होना चाहिए। ओके, अब दूसरा फॉर्मूला, एकदम बारी बारी से हर चीज को करा देंगे ऐसा कि न्यूमेरिकल आप आसानी से कर सकते हैं, कभी समस्या ही नहीं आएगी। दूसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gs। किसी बच्चे को कोई समस्या तो कमेंट करेंगे, किसी बालक को कोई समस्या तो प्लीज कमेंट करेंगे। ओके, और नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला कैसा होगा, वो हमने किया था s बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। क्या ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बताते हैं एकदम। चूंकि अब ये ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल की ओर जा रहा है, यहां पर अब बात किसकी हो रही है, वर्टिकल बात हो रही है। किसी को जरा भी समस्या हो तो कमेंट करिएगा, ये वर्टिकल बात कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, वर्टिकल बात कर रहा है। बताएं एनीवन, किसी बालक को कोई समस्या तो बताइए। बस फॉर्मूला में जो जहां था वहां पर a के जगह माइनस जी लगाते चले गए, है ना। a के जगह क्या यूज किए, माइनस जी। आपका सारा काम बना कि नहीं, a के जगह पे आपने क्या यूज किया, माइनस जी। कहीं किसी बालक को कोई समस्या यहां तो बता सकते हैं।
क्लियर? क्लियर? थम्स अप करें फटाफट, यहां से आगे बढ़ता हूं। क्लियर है? थम्स अप करें, यहां से आगे बढ़ता हूं। आई होप सो किसी भी बालक को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, किसी भी बालक को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आई होप सो क्लियर होगा सभी बालक को, ठीक है ना? चलिए, अब कौन सी स्थिति बन रही है? अब तो हम नीचे से ऊपर भेजे। अब नेक्स्ट, सभी फॉर्मूला आपके लिए महत्वपूर्ण है, सभी, है ना? 6th होगा। अगला पॉइंट क्या कहता है? जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे छोड़ा जाता है, जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंका जाता है, या आप कह सकते हैं व्हेन अ बॉडी थ्रॉन या मूव, या थ्रॉन लिख देता हूं, व्हेन अ बॉडी थ्रॉन फ्रॉम certain height to earth, certain height to earth, जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाता है, या सब किसी वस्तु को किसी दूरी से, किसी ऊंचाई से नीचे की ओर फेंका जाता है, ऐसी स्थिति में आपको बालक, जब आप देखोगे ऐसी स्थिति में, यह आपका अर्थ है, और किसी वस्तु को जो आप फेंकेंगे, यह आपका अर्थ है, और जब इसको आप फेंकेंगे ऊपर से, जब ये नीचे इस बार आएगा, इसकी अपनी मास होगी, ऐसी स्थिति में ए का मान अब क्या हो जाता है? प्लस जी। ए का मान क्या हो जाता है? प्लस जी। अर्थ है, ओके। सो अब जो फॉर्मूला बनेगा, एक, तीनों उसी पैटर्न पे बनेगा। अब ये बारीकी से करने से क्या होगा? आपको चीजें आसान हो जाएंगी। क्या फॉर्मूला था? v बराबर u प्लस जी टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gs, और s बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये उम्मीद करता हूं हर बच्चे को क्लियर हो। कोई ऐसा पॉइंट जो अब तक आपको क्लियर नहीं हुआ, प्लीज कमेंट एनी पॉइंट। अब ये सब फॉर्मूला को जब एक एक चीजों को मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूं तो समस्या नहीं आएगी। अदरवाइज अभी क्या होता, बस यही फॉर्मूला सबको याद है। अब इस फॉर्मूला को कभी ऊपर लगा दिया, कभी नीचे लगा दिया, कभी हॉरिजॉन्टल लगा दिया, बच्चा को समझ नहीं आता कभी जी लग रहा है, कभी क्या लग रहा है, कब माइनस हो रहा है, कब प्लस हो रहा है। चूंकि इस लेवल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके साइंस तो अच्छे हैं, लेकिन बहुत ऐसे, चूंकि ये साइंस तो सबको जरूरी है, एएलपी वाले का भी, डिप्लोमा, बीटेक, नॉन टेक सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। और ऐसी स्थिति में ये सभी कोई टैकल नहीं कर पाते, तो क्यों ना उससे अच्छा तोड़ के बताया जाए। 10 मिनट ज्यादा ही लगेगा, लेकिन आप हर चीज को प्रॉपर वे में पा सकते हो। क्लियर? यहां तक किसी बालक को कोई समस्या? कमेंट करिए। किसी भी बालक को यहां तक कोई समस्या तो कमेंट करेंगे।
क्लियर है सभी को? चलिए क्लियर है, क्लियर है। ठीक है। नाउ अब मैकेनिक्स के अंदर ही बहुत सारे फॉर्मूले हैं। आज मैं, चूंकि फॉर्मूला का कई सीरीज लग जाएगा आपको, लेकिन मैं चाहता हूं कि फॉर्मूला आपका एटलीस्ट कवर हो जाए अभी। अब हम टॉपिक इसी टॉपिक में देखेंगे, है तो मैकेनिक्स का ही, पर एक कई फॉर्मूला आपको काम आएंगे वर्क एनर्जी पावर्स। कहां से? वर्क एनर्जी पावर्स। तो अब देखता हूं, वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी पावर यानी इसी को मैं लिखूं कार्य ऊर्जा शक्ति। कार्य ऊर्जा शक्ति। अब इसी पॉइंट्स को अपन कवर करते हैं। अब इससे फॉर्मूला क्या क्या है, इससे फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। अब फॉर्मूला कैसा कैसा फॉर्मूला होता है, जैसे पहले वर्क डन या कार्य की बात करें, वर्क, आपने एक फॉर्मूला देखा होगा वर्क के लिए, आप पावर से भी रिलेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। एक फॉर्मूला है F इंटू एस, बहुत फेमस फॉर्मूला है, इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा, है ना। अब जहां पर F क्या है? फोर्स। F क्या है? अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, लगाया गया बल, है ना। इसको हिंदी में लोगेंगे, किसी चीज में आप लगाएंगे, लगाया गया बल, लगाया गया बल, लगाया गया बल। ओके, सो दिस इज F। S क्या है? दिस इज डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन। ये क्या हो गया? विस्थापन हो गया। ये क्या हो गया? विस्थापन हो गया। और क्या है? कॉस थीटा। तो कॉस तो आप जान रहे हैं, बट बात रही थीटा की। सो एंगल बिटवीन F एंड S, F यानी फोर्स और विस्थापन जिधर हो रहा है, उन दोनों के बीच का एंगल है आपका थीटा, है ना। अब देखिए एक चीज की चर्चा मैं करूं, जैसे आप किसी ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हो, है ना, एक बार समझना चीजों को। एक ब्लॉक है, टुकड़ा है, ये देखना, ये कोई ब्लॉक है ना। ये कोई ब्लॉक है, ओके। तो आप इस पे जब फोर्स अप्लाई करोगे बालक, इस पे जो फोर्स अप्लाई करोगे F, तो उसके कारण इसमें डिस्प्लेसमेंट भी होंगी, इसमें क्या होंगे? डिस्प्लेसमेंट भी होंगी। अब देखना, अब यहां पर चीजें क्या होंगी, अगर ये डिस्प्लेसमेंट आपका एंगल से होता है, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एंगल से होगा। मतलब आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो, है ना, आपका फोर्स का डायरेक्शन कुछ यूं है, फोर्स लगने वाला डायरेक्शन ये है, और मान लो कि आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो कि विस्थापन इधर की ओर जा रहा है, तो इन दोनों के बीच लगे एंगल को अपन थीटा बोलेंगे।
मान लो आप जिधर फोर्स लगा रहे हो, आप जो फोर्स लगा रहे हो या फिर आप खींच रहे हो इधर की ओर, तो फोर्स आप क्या, आपका फोर्स अप्लाइड इधर हो रहा है, मान लीजिए फोर्स इधर और एंगल बन रहा है इधर, डिस्प्लेस इधर हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको एफ एस कॉस थीटा। लेकिन आप इसी वर्क का फॉर्मूला अगर लगाओगे, आप इसी वर्क का फॉर्मूला लगाओगे, तो इसी वर्क को लेके एक और फॉर्मूला बनता है, सिर्फ जहां पे दिखेगा एफ इंटू एस। बहुत बार आपको यही फॉर्मूला यही छोटा सा दिखता है। तो यहां पे क्या मीनिंग है इसी चीज का, अगर यही फॉर्मूला सिर्फ आपको इस तरीके से दिखता है तो इसका क्या मीनिंग है। अब बालक जब ये फॉर्मूला आपको ऐसा दिखता है तो यहाँ पे मीनिंग थोड़ा चेंज होता है। चेंज इसका मतलब कि जैसे आप फोर्स लगा रहे हो उसी के तरीके कॉरस्पॉन्डिंग इसका क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो फोर्स और इन दोनों के बीच एंगल हो गया 0 और cos 0 का मान 1। cos 0 का मान क्या हो जाता है 1। तो अब आप इसको जब लगाओगे ना, आइए जब मैं यहाँ पे इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी, खूब न्यूमेरिकल आते हैं और ये सब बालक एकदम आप लोग जानते हो, आप लोग से बहुत ज्यादा अलग नहीं है ये चीजें, है ना। अगर आप मैं कहूं कि ये सारी एक ब्लॉक को, इसी ब्लॉक को मैं ऐसा करता हूं, इसको रिमूव कर देता हूं, इस एस को रिमूव कर देता हूं, थीटा यहां से हटा देता हूं फिलहाल, ओके। मान लो आपने फोर्स लगाया, ओके, और आपका डिस्प्लेसमेंट भी इसी दिशा में है, डिस्प्लेस भी हो, ये ब्लॉक जो आएगा ना टुकड़ा, ये इसी दिशा में आएगा, ओके, ये ब्लॉक भी है इसी दिशा में आएगा। तो जब ये ब्लॉक आपका इसी दिशा में आएगा तो आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी क्या हो गया, यही हो गया। तो इन दोनों के बीच थीटा एंगल कितना एग्जिस्ट करने लगा सर, 0 डिग्री हो गया और cos 0 का मान हो गया 0। तो सिर्फ और आप क्या यूज कर सकते हैं, एफ इंटू एस, सिर्फ क्या यूज करते हैं, एफ इंटू एस। आई होप सो सभी बालक को क्लियर होगा, सभी बालक को यहां तक क्लियर होगा। क्लियर, किसी को कोई समस्या हो तो प्लीज कमेंट कर। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हैं, ओके। हाँ सर, हाँ करते हैं थोड़ी देर में, ठीक, ओके। चलिए, बिल्कुल हम जानते हैं cos थीटा का मान, cos थीटा या cos 0 बराबर 1। क्लियर, कोई सिंगल बालक है जिनको प्रॉब्लम है प्लीज कमेंट, कोई सिंगल बालक भी है जिनको कोई समस्या प्लीज कमेंट करेंगे। तो ये फॉर्मूला आप ऐसे यूज करते हैं लगातार, खूब दिखेगा, ये खूब दिखेगा, है ना, खूब दिखेगा। क्लियर है सभी बालक को, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है ना। चलिए, तो इसका रिलेशन पे हम सारा फॉर्मूला कलेक्ट कर देते हैं एक बार। अब नेक्स्ट, ये जो फोर्स है, ये फोर्स भी टूटता है, ये F बराबर एम ए, खूब हम लोग जानते हैं, खूब पढ़े हैं। अगर इस फोर्स की बात कभी करना पड़ जाए तो हम लोगों ने इस पे भी खूब प्रश्न पढ़े हैं या खूब इसके बारे में जानते हैं। जैसे फोर्स यानी बल की बराबर क्या है, m इंटू ए, जहां पर m क्या है आपका मास, ओके, ए क्या है एक्सेलरेशन, ए क्या है आपका एक्सेलरेशन, ओके, ए क्या है आपका एक्सेलरेशन, ए क्या है आपका एक्सेलरेशन। क्लियर। नाउ बल के बाद आप फॉर्मूला लगा सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक गतिज ऊर्जा, और पोटेंशियल एनर्जी, है ना, वो भी फॉर्मूला है हमारे लिए। सो बल नहीं है लेकिन अब एनर्जी है तो उस पर चर्चा होगी, एनर्जी है तो उस पर चर्चा होगी। अभी वर्क का हो गया, अब वर्क एनर्जी पावर। चलिए एक पावर की बात कर लेते हैं,
फिर एनर्जी एक साथ ले लेंगे। एक बार अपन बात कर लेते हैं पावर की। तो पावर बराबर अपने पर जाना है वर्क डन पर यूनिट टाइम। क्या बोलते हैं फॉर्मूला? वर्क डन पर यूनिट टाइम। इसको हिंदी में लिखें तो किया गया कार्य प्रति इकाई समय, किया गया कार्य प्रति इकाई समय ही कहलाता है क्या? पावर। ओके। और वर्क डन यूनिट वगैरह ऑलरेडी हो चुका था, इसमें हम यूनिट को कंसीडर नहीं करेंगे इन बातों, वरना आप इसको जूल लिखिए, जूल पर सेकेंड लिखिए, ये सब चीजों को अब करने की जरूरत नहीं है। तो किया गया कार्य वर्क डन मतलब आप लिख सकते हैं W/T। आप लिख सकते हैं यहाँ पे W/T। अच्छा, वर्क डन, किया गया कार्य और एनर्जी एक ही चीज है, किया गया कार्य और एनर्जी एक ही चीज है। तो यहां पर पावर को एक और चीज लिख सकते हैं, पावर को एक और टर्म में लिखते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम। पावर को एक और चीज लिखते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम। पावर को हम एक और फॉर्मूला से लिखते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम। ओके बालक, किसी बालक को कोई समस्या कमेंट करिएगा। पावर के लिए फॉर्मूला लिखते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम। किसी बालक को कोई समस्या यहां तक तो कमेंट कर। ओके, चलिए ये भी चीज हो गया। अच्छा, अभी जस्ट हमने एक वर्क को पढ़ा। वर्क का क्या फॉर्मूला था? F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो आप चाहें तो इस वर्क को पुट कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। आप चाहे तो इसको पुट कर सकते हैं। किया गया कार्य यानी वर्क बराबर F इंटू एस, अभी जस्ट पढ़ा हूं, कॉस थीटा टाइम टी। ये भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। पावर P बराबर, ये भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, उसी से निकला है, उसी से निकला है हमारा। और पावर बराबर एनर्जी बटा टाइम। और याद रखना इसका यूनिट वगैरह को बहुत बारीकी से हमने ऑलरेडी समझा रखा है। एनर्जी जो है आपका, जैसे एनर्जी की बात करें वर्क डन जूल पर सेकेंड, कई बार आपको ये वाट सेकेंड जूल के बराबर पूछा गया, बहुत बार अनगिनत बार ऐसे प्रश्न पूछे गए। ठीक है ना, तो ऐसे में समस्या किसी बालक को नहीं होना चाहिए। तो फोर्स का भी हो गया, वर्क एनर्जी पावर से आपको यहां पे देखने को मिलता है, इसी के रिलेशन से आपको फॉर्मूला पूछेगा। लेकिन जब एनर्जी की बात कर रहे हैं तो दो पॉइंट्स और आ जाते हैं। एक है हमारा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यानी हिंदी में इसी को बोलते हैं गतिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं इसी को? गतिज ऊर्जा। इसी को अपन बोलेंगे गतिज ऊर्जा। क्या होता है? हाफ mv², हाफ mv², जहां v क्या है? वेलोसिटी। जहां पे v क्या है? वेलोसिटी। बाकी चीजों से आप अवेयर हैं। m क्या है? मास है, हाफ mv²। तो आपको कई बार काइनेटिक एनर्जी का भी पूछ देता है, तो काइनेटिक एनर्जी का ऐसा। लेकिन आपको मैं बताऊं लास्ट टाइम, हालांकि इससे कई बार क्वेश्चन इससे पूछा गया गतिज ऊर्जा से, इसको संवेग के साथ रिलेट करता है। तो हम एक चीज और जानते हैं, संवेग क्या होता है? मोमेंटम। ये भी हमने यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ा है। मोमेंटम, एक चीज आपने देखा होगा, एक फॉर्मूला था मोमेंटम, जिसको आप बोलते हैं संवेग। हिंदी में क्या बोलते हैं? संवेग।
अच्छा ये फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला था m इंटू वी। अच्छा संवेग को कैसे इंडिकेट करते हैं, आपने देखा भी था, p से डिनोट करते हैं। संवेग को किससे डिनोट करते हैं, p से। तो आप इसको भी ध्यान रखना, ख्याल में रखना, p, संवेग को p से डिनोट करते हैं। ये फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू वी। क्या होता है, m इंटू वी। बहुत महत्वपूर्ण। अब इसी को इसके साथ कई बार क्या करता है, यूज करता है। तो इसके साथ कैसे यूज करेगा, आप ही देखें, आप ही देखें। काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं के ई लिखूं, काइनेटिक एनर्जी, तो फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा यहाँ संवेग का फॉर्मूला m इंटू वी, यहाँ m दिख रहा है, v दिख रहा है, बट एक अगर m स्क्वायर या एक और यहाँ m गुना हो जाए तो m स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका संवेग का स्क्वायर हो जाएगा फॉर्मूला में। तो बालक आप एक चीज कर सकते हैं, यहाँ पे हम उस संवेग के साथ रिलेशन कई बार काइनेटिक एनर्जी का बहुत बार न्यूमेरिकल पूछा है, एएलपी में, आपका एएनटीपीसी में, और बहुत सारे एग्जामों में इसके न्यूमेरिकल डायरेक्ट आए हुए एग्जाम में, है ना। तो आपको कई बार संवेग के साथ रिलेशन पूछ देता है तो आप गड़बड़ कर जाओगे। सो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू को लिखूंगा तो यही वैल्यू को हाफ एम वी स्क्वायर में ऊपर नीचे m का गुना कर सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल। तो क्या फाइनल रिजल्ट बनेगा यहां से, सर हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर बटा m बचेगा हमारे पास। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2m इंटू पी का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये बहुत बार एग्जाम में इसी पे क्वेश्चन आया, बहुत बार एग्जाम में इस पे भी प्रश्न आया। क्लियर, बहुत बार आपके एग्जाम में यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो रही इसकी बात। अब नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी। अब नेक्स्ट है हमारे लिए पोटेंशियल एनर्जी, मतलब स्थैतिक ऊर्जा। एक हो गतिज, दूसरा स्थैतिक, मतलब रुकना वाला। स्थैतिक ऊर्जा, ओके, पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है mgh। mg है, ये हाइट के कारण ऊर्जा को डिनोट करता है। जैसे हाइट के कारण बोले तो जैसे कोई पॉन्ड है, कोई वस्तु यहाँ पर है, ये जमीन की सतह है, और यहाँ पर कोई वस्तु को आप रख दीजिए। मान लो ये टापू टाइप का है, यहाँ पे कोई वस्तु को रख दीजिए, जैसी कोई वस्तु रख दीजिए। तो यहाँ पर इनका मीनिंग सबको समझिए। यहाँ पर एम वी सब समझ रहे हैं, ये सब में तो कोई समस्या नहीं। अब जब यहाँ की बात आएगी तो आपको लगेगा ये इसका एम मास है, ये क्या है, इसका एम मास का है, ठीक है। और ये यहाँ से इसकी क्या होगी, एच हाइट होगी, एच हाइट होगी। ये क्या होगी इसकी, एच हाइट होगी कि नहीं, एम जी एच। अच्छा जब ये हाइट पे आ गया, ये आपका अर्थ सरफेस है, ये आपका हाइट पे आ गया, तो बताइए बालक यहाँ जी लगेगा कि नहीं, एक्सेलरेशन होगा, एक हाइट पे है तो यही से m आपका ब्लॉक का मास है, m क्या है, ब्लॉक का मास है, क्या हट गया उधर से, z हट गया, है ना। सो क्या है, m आपके ब्लॉक का मास है, z एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और h क्या है, हाइट है। सो ये h क्या है, हाइट। तो अगर कोई वस्तु को आप किसी सर्टेन हाइट पे रखते हैं तो उसके लिए भी क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए ऑब्वियसली। और कितना ऊर्जा लगेगा, mgh। तो इस तरीके से फॉर्मूला का एक कलेक्शन हुआ। अभी बहुत सारे फॉर्मूला है। प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन हालांकि बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन फॉर्मूला चाहे तो हम उसको
कलेक्ट कर सकते। तो बहुत सारे ऐसे फॉर्मूला है, जिस सारे फॉर्मूलेज के कलेक्शंस ले लेंगे। आज इसका न्यूमेरिकल फिजिक्स का हमारा फर्स्ट डे था, तो हम आज इस सेशन को यहीं पे होल्ड करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी चीजें होंगी पहले फॉर्मूला कलेक्ट करके और फिर देखना रियल में। अब न्यूमेरिकल बनाओगे ना, सारे न्यूमेरिकल खटाखट 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 है ना बनते जाएंगे, कहीं कोई समस्या किसी बालक को नहीं होगा, है ना। कोई डाउट है किसी बच्चे को तो बताएं, किसी को कोई समस्या तो बताएं।